आपके संघर्ष की दखल कॉग्निजेंस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार लिया। 2 बार हमें बुला के आधा घंटा चर्चा की। ये सामान्य बात नहीं है। इतनी सारी संगठनाएं हैं, इंटक है, बीएमएस है, C2 है, हाईटेक है, SMS है, और भी संगठनाएं हैं। उनको नहीं बुलाया, आपके नेताओं को बुलाया और उनके साथ उन्हें आधा घंटा चर्चा की। पहली बार चर्चा की तभी उन्होंने कहा था ये काम होना चाहिए। दूसरी बार हम मिले थे तब उन्होंने कहा था मैं जानता हूं, मैं आपका काम भली बातें मुझे मालूम है, याद है, लेकिन इसमें बहुत सारी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स होती है जो पूरी करने के बाद मैं उसको डिक्लेयर कर सकता हूं, तब तक मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता। हमारे इधर एक कहावत है मराठी में कि सब सोंग कर सकते हैं, पैसे का स्वांग नहीं रचाया जाता। और आपका काम होने के लिए सरकार को हर साल तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन इतना बड़ा पैसा हमने सरकार को बताया। प्रधानमंत्री के बाद मुलाकात होने के बाद हमारी वित्त मंत्री जी से मुलाकात हुई, आदरणीय निर्मला सीतारामन जी से आधे घंटे 2 बार चर्चा हुई, पूरी अर्थव्यवस्था पे चर्चा हुई, उनके लेवल की चर्चा हुई। मुझे बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आपके नेता हर लेवल में उस लेवल जैसे बिहेव करते हैं। और जब ये चर्चा हुई तो उनको भी समझ में आया कि ये लोगों का जो उद्देश्य है वो केवल पैसा निकालना नहीं है, वो कुछ करना भी चाहते हैं देश के लिए, समाज के लिए। और इसलिए उन्होंने ये बात बिल्कुल मानी है कि हम लोग आपके साथ हैं। उसके बाद ये चौथे वित्त मंत्री लेबर मिनिस्टर है जिनके साथ हमारी चर्चाएं हो रही है। परसों के दिन शुक्रवार को जो चर्चा हुई वो बहुत ही रोचक थी और बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। उस चर्चा के दौरान हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए। आपको मालूम ही होगा आपकी संगठन किस तरीके से काम करती है। मैं दिल्ली में हूं, मेरे साथ वीरेंद्र सिंह जी है, पाटिल साहब है, नरवण साहब है, बहुगुणा जी है। प्रेजेंटेशन कहीं और बन रहा है, कोई और बना रहा है, उसका प्रेजेंटेशन कोई और देख रहा है, चेक कर रहा है। सब कुछ करके पूरा डाटा कलेक्ट करके फाइनल प्रेजेंटेशन मेरे पास या हमारे पास आता है, उसको हम काट छाट करते हैं। बराबर कितना दिखाना है, क्या बताना है, इसके ऊपर चर्चा होती है और उसके बाद पूरा भारत आपके लिए काम करता है। साहब ने गए तो प्रेजेंटेशन बनाया, दिखा दिया, वो बहुत बुद्धिमान है ना। हर किसी की बुद्धि काम में लाना ये नेता का काम होता है। नेता बुद्धिमान ना भी हो, लेकिन अगर आप बुद्धिमान है तो आपके बुद्धि का उपयोग करना मुझे आना चाहिए। अगर आप मेहनती है तो आपके मेहनत का काम आपसे करवाना मुझे आना चाहिए, और उसके लिए हमें थकना नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लीडरशिप में, जो हमारे संगठन में है। इतना सारा प्रेजेंटेशन हमने जमा करने के बाद दूसरे दिन शुक्रवार को 10 बजे प्रेजेंटेशन हुआ 20 तारीख को। उसमें आदरणीय श्रम मंत्री जी अध्यक्षता में हुआ, सभी CPFC बड़े बड़े IAS अफसर थे, हमने प्रेजेंट किया। 1 घंटे का प्रेजेंटेशन के बाद जो हमारे आदरणीय लेबर मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि इतना अच्छा प्रेजेंटेशन मैंने कभी देखा नहीं। उन्होंने ये कहा अगर मुझे प्रेजेंटेशन ठीक नहीं लगता तो मैं पहले 5 मिनट में निकल जाता, लेकिन मैं आपके साथ बैठा रहा, मैंने 1 घंटा आपकी बात सुनी। आप लोगों के विचार बहुत अच्छे हैं, आप लोगों का प्रेजेंटेशन का स्टाइल अच्छा है और आप लोगों का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है। उन्होंने ये कहा कि मैं भी आपके साथ हूं, हम ये काम करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं। और यही है कि मैं अगर अकेला करूंगा तो आपको छोटी रकम मिलेगी। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं जो आप चाहे वो आपको मिले। इसलिए मेरी चर्चाएं वित्त मंत्री के साथ हो रही है और
वित्त मंत्री भी आपके पक्ष में है, आपने 2 बार उनको प्रेजेंटेशन दिया है और उन्होंने सुना है, उनकी मेरी बात होती रहती है और मैं आपको बताता हूं आपका काम अच्छा काम होगा और जल्दी से जल्दी होगा। मेरा जो अपना मानना है कि ये काम आने वाले 2 महीने के अंदर जरूर होगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन तलवार म्यान में रखो, लेकिन उसकी जो मूठ है उसको हाथ में रखो, बराबर है कि नहीं? अगर काम होता है तो म्यान कर देंगे, नहीं होता है तो खींचने की ताकत होनी चाहिए, बराबर है? क्योंकि देखो हमारे साथ काम करने वाले जो भाई लोग आज हमें छोड़ के चले गए, उनके लिए तो हमें लड़ना ही लड़ना है। और जो भाई लोग आज बहुत ही भयंकर परिस्थिति में हैं, उनके लिए भी हमें लड़ना है। सवाल ये नहीं है कि कोई 120 रुपए दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो उसका अपना अधिकार है, तो देना चाहता है जो देगा उसका भला, ना देगा उसका भी भला, बराबर है ना? मैंने पहले भी कहा ये संगठन जो चलता है वो किसी मंदिर की तरह चलता है कि कोई वो डब्बे में डाले ना डाले कोई भगवान चेक नहीं करता आपको, लेकिन उसको प्रसाद भी मिलता है, खाने को भी मिलता है। तो ऐसा है, अब आपको देना चाहते हो, आपकी दिल की इच्छा है कि चलो मुझे लगता है मैं इसमें डालू तो डालो, नहीं डालना है तो मत डालो, लेकिन खाना खा के जाना, खाना जरूर खाना। 120 रुपया जो नहीं देगा उसको भी पेंशन बढ़ेगी। मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप अगर 120 रुपया ना दो 1 साल के, तो भी आपकी पेंशन बढ़ने वाली है। जिसको देना है दो, जिसकी श्रद्धा है वो दो, जिसकी श्रद्धा नहीं है वो मत दो, लेकिन प्रसाद मिलेगा जरूर। तो हमारा काम होने वाला है और उसके लिए बजट में प्रोविजन भी होगा। और आप सब लोगों के चेहरे पर, पूरे देश के 78 लाख लोगों के चेहरे पर हंसी हम देखना चाहते हैं, मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, तो सभी लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे। मेरी एक विनती है, अगले 3 महीने तक मरना नहीं, अगले 3 महीने तक मरना नहीं। यमराज आता है तो बोलना भैया 4 महीने बाद आ जाना, फिर तेरे को भी मैं थोड़ा सा मेरा पेंशन होगा, हमारा काम होने दो फिर तुम्हारा काम करेंगे। तो यही मेरा कहना है, आप खुश रहो और मैं बताता हूं आपका काम जरूर होगा। हम सब लोगों के चेहरे पर खुशी होगी, सभी पूरी कायनात हमारे साथ है, पूरा निसर्ग हमारे साथ है, पूरी सिस्टम हमारे साथ है, क्योंकि हमारे मन में खोट नहीं है। हम दिल से, प्रामाणिकता से, पारदर्शिता से काम करते हैं और करते रहेंगे। इसके लिए पूरा भगवान का जितना भी सिस्टम है वो हमारे साथ है। पूरी पॉलिटिकल जो हमारी विंग है वो हमारे साथ है, ब्यूरोक्रेटिक लोग हमारे साथ है, सामान्य लोग भी हमारे साथ है, और इसलिए हमारा काम होगा, जरूर होगा। आप बिल्कुल निश्चय करिए। हमने मंत्री जी को बताया, मंत्री जी को हमने कहा कि आपके पार्टी का, बीजेपी का जो सपना है, जिसको आप अंत्योदय कहते हैं, आखिरी इंसान का उत्थान, लाइन में लगे आखिरी इंसान का उत्थान, उसको अंत्योदय आप बोलते हैं, वो अंत्योदय का ये आपके लिए सबसे बड़ा उदाहरण होगा। जिसमें जो शक्तिहीन है, अर्थहीन है, उस आदमी को स्वाभिमान देके खड़ा करना ये आपकी जिम्मेदारी है, उसमें हम आपका साथ देंगे। उनको हमने ये भी कहा कि हमारे देश में हम वृद्धाश्रम खोलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पालते। अगर आप उन माँ बाप को उसी घर में फाइनेंशियली एम्पावर करो, उसको 10,000 रुपए दे दो, तो उसका बच्चा प्यार के लिए नहीं, कम से कम 10,000 के लिए उसकी देखभाल करेगा।
और आपको वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके कई फायदे हैं। जो आदमी अपने घर में 10,000 रुपए पाएगा वो अपने नाती पोती को 200 रुपए 100 रुपए कभी कभी हाथ में दिया करेगा। पहली पीढ़ी का तीसरी पीढ़ी से संपर्क बना रहेगा। जब पहली पीढ़ी का तीसरी पीढ़ी से संपर्क बनता है तो वहां संस्कृति का वहन होता है। अभी बच्चे हमारे पास क्यों नहीं आते? उनको मालूम है कंगाल है सारा, दादा क्या देगा, चॉकलेट तक नहीं दे पाता। हो गए अंबर सर, चॉकलेट तक नहीं दे पाता कि, और जब भी जाते हैं ज्ञान खिला देता है 2-4। हमारे जमाने में ऐसा था। तो बता आज की बात करो ना दादा, आज क्या है तुम्हारे पास? तो इसलिए हमने उनको बोला कि पहली पीढ़ी का आर्थिक सशक्तिकरण बुजुर्गों का बहुत जरूरी है अगर हमें संस्कृति का वहन करना है। और एक बात हमने कही, इस देश की, मेरे आपके देश की संस्कृति मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। अगर हम अपने माँ बाप को फाइनेंशियल एम्पावर नहीं करेंगे तो उनका अपमान उनके ही घर में होता रहेगा और ये मातृदेवो भव का प्रिंसिपल हम नहीं बचा पाएंगे। हमारा कर्तव्य है जिसको हम बचाएं। ये सारी बात हमने उनसे कही और उनको ये भी कहा है, और जो सच है मैं आपको भी कहना चाहता हूं, उजागर बात है। 1952 में कामगार कायदे में सुधार हुए थे, जो कामगार कानून थे। तब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कानून मंत्री थे। उसमें यह सुधार हुए कि भाई 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, एक हफ्ते में एक बार छुट्टी होनी चाहिए, गर्भवती स्त्रियों को थोड़ा सहूलियत मिलनी चाहिए। ये सुधार तब के हैं। पेंशन तब भी नहीं बढ़ी थी, 1 पैसा भी पेंशन नहीं थी। 1971 से पैसे 2 रुपए 5 रुपए फैमिली पेंशन बढ़ी। 95 में थोड़ा सुधार करने की कोशिश की, जो अभी नहीं है, मतलब उसका पूरे प्रोविजन वापस ले लिए। इसलिए हमने उनको, और 7,500 महंगाई भत्ता मिनिमम पेंशन के तौर पर अगर मिलता है तो कामगार जगत में ये सबसे बड़ा सुधार होगा और इसके लिए मोदी जी का आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जो बात उन्हें सही लगी और सच है, इतना बड़ा सुधार कामगार जगत में कभी नहीं हुआ था, वो होगा। इसलिए उनको हमने कहा ये काम में आपको बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हमने उनको ये भी कहा इसके आगे भी कामगार के कल्याण के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी हमें बुलाओ, पूरी संगठन आपके साथ आएगी। लेकिन जब भी कामगारों पर अत्याचार होगा तो यही संगठन रास्ते पे आएगी। ये हमने उनको स्पष्ट किया है, उनको भी ये बात सही लगी है। उसके बाद हमने ये कहा कि जो हमारी तरफ से हम देना चाहते हैं, हम क्या देना चाहते हैं, आप कितना दे सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री कितना दे सकती है, तीनों का जोड़ करके कितना होता है, पूरा फाइनेंशियल कैलकुलेशन दिया है। और उनको ये बताया है कि जो मिनिमम पेंशन 1,000 और उसके नीचे जो लोग हैं, इसको 500, 700, 800, वो सभी लोगों को 7,500 महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। जिसके 2,000 है उसको 8,500 और महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। जिसके 3,000 है उसको 8,000, 7 और 3, 9,000 और महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। मतलब कि जो जिसकी पेंशन है आज की तारीख में, उसमें 6,500 आप जोड़ो और उसको महंगाई भत्ता लगाओ। ये हमने मांग की है। तो आपकी पेंशन 1,200 है तो 1,200 प्लस 6,500, ऐसा मतलब आपकी जो पेंशन, आपकी जो पैरिटी है, न्याय करना है तो सभी को एक साथ मत बांधो, आप उसमें मिलाओ। तो जिसको 1,200 है, जिसके 1,000 है, उसका 200 का डिफरेंस महंगाई भत्ते के साथ चलता रहेगा। इसको पैरिटी हो, तो ये पैरिटी और रखेंगे, ये हमने उनको कहा है। रही बात आयुष्मान भारत योजना, जो सरकार ने अभी जाहिर की है कि 70 साल की उम्र के बाद सबको आयुष्मान भारत योजना लागू होगी।
लेकिन हमने ये कहा है कि ईपीएस 95 के लोगों को, कामगारों को आरोग्य सुविधाएं 58 साल के रिटायरमेंट के बाद तुरंत होनी चाहिए। इसका कारण ये है, कामगारों का काम कठिन है अलग अलग क्षेत्रों में, तो जब वो काम करके रिटायर होते हैं, उनके आरोग्य की हालत अच्छी नहीं होती, वो 70 साल तक वेट नहीं कर सकते। तो आप 58 साल में उनको आरोग्य सुविधा दीजिए। तो उन्होंने हमारा पूरा प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद ये भी कहा कि ये बात हो सकती है, 70 साल के बाद आप वैसे भी आयुष्मान भारत में जा सकते हो, तो 58 से 70 ये 12 साल का जो गैप है, उसको हम उस CSI कौन सा होता है ना, मेडिकल फैसिलिटी होती है, कुछ छोटे से पैसे भर के उसमें हम आपको जोड़ सकते हैं, उसके बाद आप कन्वर्ट हो जाओगे। इस टाइप का विचार वो कर रहे हैं। तो कहने का, और दूसरी बात हमने एक महत्वपूर्ण कही है, हमने कहा आप कोर्ट केसेस से परेशान है, हायर पेंशन की केसेस इतनी पड़ी है कि आप परेशान हो। दूसरी बात, जो हायर पेंशन में एप्लीकेशन कर रहा है उसको खुद मालूम नहीं मेरे को कितना पेंशन मिलेगा, उसको पैसे भरने पड़ते हैं, किसी को 20 लाख, किसी को 15 लाख, कहां से लाएगा इस उम्र में। तो हमने उनको बोला, और इतना पैसा 15 लाख वहां भरूंगा मैं, तो उससे अच्छा मैं बैंक में डाल दूं, मेरे को ब्याज भी मिलेगा और 15 लाख वापिस मिलेगा ना, यहां तो गए। तो हमने उनको कहा आप ये करो कि 7,500 महंगाई भत्ता ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B हायर पेंशन पैसे भरने के बाद बिना DA के, आप ये दोनों एक साथ डिक्लेयर करो, आपके डिपार्टमेंट की सांस बनी रहेगी, जो मांगा वो दिया ऐसा डिक्लेयर होगा। दूसरी बात, जब अफसर भाई को या दरकल नाना को जब सोचना है कि भैया मैं 15 लाख भरूं और कल को मैं मेरा कुछ कम ज्यादा हो गया तो मेरे 15 लाख गए, ऊपर से बच्चे गाली देंगे बाद में, बराबर है कि नहीं। ये निर्णय हर एक का अपने आरोग्य को देखते हुए, और जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है भगवान से कि कितने साल जिएगा वो कर सकता है, बराबर है। इसलिए हमने बोला दोनों ऑप्शन एक साथ डिक्लेयर कीजिए। तो इंडिविजुअल पे छोड़िए, आपको क्या, आपके केसेस कोर्ट के मैं गारंटी लेता हूं 1% भी नहीं रहेंगे। फिर हमने उनको ये भी बोला है कि इसके आगे इस फंड को विश्व का सबसे बड़ा फंड बनाने की जिम्मेदारी आपके साथ हम भी लेते हैं। 7.5 करोड़ अंशदान लोग करते हैं, 7.5 करोड़ लोग, ये बात भी उनके समझ में आई है। हमने आपकी बाजू अच्छी तरीके से रखी है, और जो हमारे लेबर मिनिस्टर है वो भी बहुत खुश हुए। तो हमारे विचारों से, हमारे संगठन के तौर तरीके से, और हमने जो निर्णय बीच में लिए, कुछ निर्णय हमने लिए, आंदोलन पीछे लिया। क्यों लिया? क्योंकि जब काम हो रहा है तो जबरदस्ती उंगली करने में क्या फायदा है, बराबर है कि नहीं। तो इसलिए हमने वापस लिया, और उसका परिणाम अच्छा हुआ, वो खुश हुए, उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन सुना, और जल्दी ही हमारा काम होने वाला है और आप जीतने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं जाते जाते कहना चाहता हूं, कि संगठन फिर भी बना के रखिए। आप जीतने के बाद भी, कल पता चला धनगर साहब को पेंशन मिलने वाली थी, उनका ही नहीं है, बाकी सबका हो गया, वो अकेले क्या करेंगे? संगठन होगा तो हम लड़ेंगे ना, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद पता चला 4 महीने बाद वो निकाल लिया फिर से वापस, फिर क्या करोगे? संगठन बना के रखिए।